नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई। यहां रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था में इतना सुधार हुआ है कि यूपी में अब इन्वेस्टमेंट का माहौल बन गया है। मुकेश अंबानी ने आज यूपी में 75,000 करोड़ और कुमार मंगलम बिरला ने 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। यह वाकई में उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि आज से लखनऊ में जो इन्वेस्टमेंट समिट शुरू हुआ है उसमें 32,92,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए हैं। योगी ने कहा इस निवेश से 92 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लेकिन अखिलेश यादव को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा यूपी सरकार बेकार के दावे कर रही है। योगी आदित्यनाथ बहुत कंजूस हैं, वो उद्योगपतियों को कोई इंसेंटिव नहीं देंगे और जब तक इंसेंटिव नहीं देंगे तब तक निवेश के सिर्फ प्रस्ताव आएंगे, जमीन पर कुछ नहीं हो पाएगा। अब सवाल है क्या वाकई में इन्वेस्टमेंट समिट में सिर्फ ऐलान होते हैं? पिछले इन्वेस्टमेंट समिट में कितना निवेश का दावा हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट आया, आज इसकी भी जांच करेंगे। आज लखनऊ में इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के अलावा 41 देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने अगले 5 साल में यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। क्या यूपी यह लक्ष्य हासिल कर पाएगी? इस पर उद्योगपतियों का क्या कहना था, यह मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। मोदी ने कहा कि यूपी की पहचान पहले बीमारू राज्य की थी, अपराध उत्तर प्रदेश की पहचान हो गए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा, सुरक्षा के साथ साथ व्यापार का माहौल बनाया। मोदी ने कहा दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है और दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने में उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम होगी। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था। लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मोदी ने कहा आज यूपी के पास हर वो क्वालिटी है जो इसे इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की काबिलियत रखती है।
इसके बाद मोदी ने उद्योगपतियों को यह भी बताया कि यूपी में इन्वेस्टमेंट क्यों फायदेमंद है। मोदी ने कहा कि यूपी की आबादी कई बड़े देशों की जनसंख्या से ज्यादा है, बड़ा मार्केट है, यूपी के पास मैन पावर है, स्किल्ड लेबर है और सरकार इंडस्ट्री लगाने वालों को सारी सहूलियतें दे रही है। मत भूलिए कि आज आप जिस राज्य में बैठे हैं उसकी आबादी करीब करीब 25 करोड़ है। दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा सामर्थ्य अकेले उत्तर प्रदेश में है। पूरे भारत की तरह ही आज यूपी में एक बहुत बड़ी एस्पिरेशनल सोसाइटी आपका इंतजार कर रही है। साथियों, आज भारत में सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला है। यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। लखनऊ में आज उद्योगपतियों ने जब अपने मन की बात कही वो भी सुनने लायक है। मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला ने कहा यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज हैं और हैरानी की बात यह थी कि मुकेश अंबानी ने अपनी बात की शुरुआत में कहा लखनऊ लक्ष्मण जी की नगरी है, उत्तर प्रदेश प्रभु राम की धरती है। वो भी यूपी के लोगों में नया उत्साह, नया जोश देख रहे हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि यूपी की बेहतरी के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि उनकी कंपनी अगले 4 साल में उत्तर प्रदेश में जियो कम्युनिकेशन, रिटेल और रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के जरिए 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को नौकरी देगी। इस साल के अंत तक यूपी के हर शहर और कस्बे तक जियो की 5G सर्विस पहुंचा दी जाएगी। मुकेश अंबानी ने इस समिट के दौरान अपने 2 नए प्रोडक्ट्स का ऐलान किया। ये प्रोडक्ट्स हैं जियो स्कूल और जियो AI डॉक्टर। जियो स्कूल और जियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश में सस्ती दर पर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। रिलायंस ग्रुप उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा रिटेल स्टोर खोलेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि अब यूपी के स्वर्ण युग की शुरुआत हो चुकी है और उद्योगपति यूपी को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहां दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। मोदी जी, you have aptly said that India has now entered its Amrit Kal. This year's budget has indeed laid the foundation for India's emergence as a developed nation. सम्माननीय श्री योगी जी, जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश
और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। Representing India's business community at this summit would like to assure you that we have come to partner with you in your vision 2030. Together we can and we will transform India's most populous state into one of India's most prosperous states, achieving your vision of $1 trillion economy in the next 5 years. रिलायंस के बायो एनर्जी उद्योग से यूपी के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। हमारे किसान अन्नदाता तो है ही, अब ऊर्जादाता भी बनेंगे। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार होगा और पर्यावरण शुद्ध होगा। इन अ नटशेल, रिलायंस विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर यूपी जी जान से, एंड we always back our words with action. उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम युग शुरू हुआ है। सभी यूपी वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपको कुमार मंगलम बिरला की बात सुनवाता हूं। कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि यूपी अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बनने वाला है, क्योंकि यूपी सरकार जिस तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है, जिस तरह से योगी ने कानून व्यवस्था को सुधारा है, उसके बाद यूपी इन्वेस्टर्स का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनेगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन पर 140 करोड़ भारतवासियों का अटूट विश्वास है, our Prime Minister has energized each one of us, to say the very least, with his vision for our nation's Amrit Kal, a glorious period of sustained growth and prosperity, one where our actions will be in harmony with the universe. मुझे विश्वास है कि इस अमृत काल में हमारी यानी इंडिया की प्रगति वैश्विक समृद्धि का एक नींव होगी। And at the heart of this Indian story is of course उत्तर प्रदेश। इस संदर्भ में कुछ मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य का एक अंश याद आता है, जो काफी वायरल भी हुआ था। आपने इसे कहा था, यूपी प्लस योगी बहुत है अब उपयोगी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। योगी ने कहा कि यूपी में निवेश करने वालों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, सारे सिस्टम ऑनलाइन है, इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। ग्लोबल रेटिंग में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंकिंग सुधर रही है। प्रदेश के अंदर निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने 4 पिलर्स तय किए हैं। इनमें ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र, 33 विभागों की 406 सेवाएं यह उपलब्ध करवा रहा है। इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल निवेश सारथी, यह निवेशकों की जिज्ञासाओं के समाधान, समस्या निवारण और निवेश परियोजनाओं के अनुश्रवण की सुविधा दे रहा है। तो नीतियों में प्रावधानिक इंसेंटिव को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को भी विकसित करने के साथ ही हर एक निवेशक के साथ एक प्रदेश के अंदर उद्यमी मित्र की तैनाती करने की व्यवस्था भी इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ की है। आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए लीड्स रैंकिंग में अचीवर श्रेणी प्राप्त की है। प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने निर्यात को भी दुगना करने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश में आज आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए आज जाना जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जो अन्य तमाम संभावनाएं हैं
जिसमें उत्तर प्रदेश भारत की फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है। खाद्यान्न, दूध, गन्ना, आलू व इथेनॉल उत्पादन में प्रदेश देश में नंबर 1 है। वाराणसी का सिल्क क्लस्टर, भदोई का कालीन क्लस्टर, ये प्रमुख टेक्सटाइल हब भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। जिस वक्त लखनऊ में इन्वेस्टर समिट चल रहा था, प्रधानमंत्री मौजूद थे, बड़े बड़े उद्योगपति मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव काशी में थे। अखिलेश ने योगी का भाषण तो नहीं सुना, उद्योगपतियों की बात तो नहीं सुनी, प्रधानमंत्री ने कहा यह भी नहीं सुना, लेकिन जब उनसे पूछा गया इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट लाना योगी के बस की बात नहीं है। योगी सिर्फ झूठे दावे करते हैं, यूपी में क्राइम बढ़ा है, यूपी में निवेश का समिट सिर्फ दिखावे के लिए है, प्रचार के लिए है। अखिलेश ने कहा योगी कंजूस हैं, उद्योगपतियों को कोई छूट नहीं देंगे और जब तक इंसेंटिव नहीं मिलेंगे तो उद्योगपति निवेश भी नहीं करेंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसमें इंसेंटिव क्या देंगे? जो कारखाना उद्योग लगाने आ रहे हैं आखिर उन्हें मिलेगा क्या? उन्हें मिलेगा क्या? जब तक आप ज़मीन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, टैक्स में सहूलियत नहीं देंगे या कोई इंसेंटिव नहीं दोगे तो वो क्यों आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो जाके मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर देंगे, गुजरात में कर देंगे, महाराष्ट्र में कर देंगे, वेस्ट बंगाल में कर देंगे, तेलंगाना में कर देंगे। तो इसलिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल्ली वाले लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या इंसेंटिव देंगे। और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। उन्होंने माहौल दिया है यूपी में रोजगार आने। अरे माहौल से नहीं बनना है, इंसेंटिव से कोई कारोबार आएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं कि कोई इंसेंटिव नहीं देने वाले। अखिलेश यादव को जवाब दिया यूपी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने। उन्होंने कहा कि यूपी अब समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान होने वाली गुंडई और अराजकता से आगे बढ़ चुका है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर बहुत काम हुआ है। अब यूपी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में हम बेहतर हुए हैं, मेडिकल सुविधाएं हमारी वर्ल्ड क्लास हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबसे बेहतर है। इसलिए यहाँ पर अधिक संभावनाएं हैं और आर्थिक मोर्चे पर हम शीघ्र ही नंबर 1 आ जाएं। पूरे देश दुनिया के लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश अब वो राज्य नहीं है जहाँ समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हमेशा गुंडई हावी रहती थी। अब सभी लोग कानून का पालन कर रहे हैं। आखिरी सवाल, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इंसेंटिव नहीं मिलता बिजनेसमैन को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं करा पाएंगे। अच्छी तरह जानते हैं वो डिरेल्ड लोग हैं, थके हुए लोग हैं और सत्ता की भूख से तड़प रहे लोगों का एक समूह है समाजवादी पार्टी। ये सब मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर हुई है, इसलिए उद्योगपति अब यूपी आना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में ये चौथा इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है और इसमें करीब 33 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव आया है। यह रकम कितनी बड़ी है, ये प्रस्ताव कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि इस साल निर्मला सीतारमण ने भारत सरकार का जो बजट पेश किया है वो 45 लाख करोड़ का है। अगर 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में हो जाता है तो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। और योगी जिस संकल्प के साथ, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जुटे हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति यूपी के बारे में जिस तरह की पॉजिटिव बातें कह रहे हैं, जिस तरह के कमिटमेंट उन्होंने किया है, इससे उम्मीद तो जगती है कि यूपी निवेशकों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन जरूर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ से सीधे मुंबई पहुंचे और मुंबई में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच गए। दाऊदी बोहरा मुस्लिम भी व्यापार और कारोबार करने वाली कम्युनिटी मानी जाती है। मुंबई के मारोल इलाके में बोहरा मुस्लिम समुदाय ने सैफी एकेडमी की शुरुआत की। इस एकेडमी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बोहरा मुस्लिम समाज ने जितना काम किया है उसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। मोदी ने कहा कि बोहरा समुदाय के बीच आकर उन्हें लगता है जैसे वो अपने परिवार के बीच आए हो, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री। जब भी वो बोहरा मुस्लिम समुदाय के बीच आए तब उन्होंने इस कम्युनिटी के लोगों को समाज सेवा में जुटे हुए पाया। मोदी ने कहा कि बोहरा मुस्लिम समुदाय के प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन इस उम्र में भी जिस तरह से अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सीख लेने की जरूरत है। जो
आप सभी के बीच आना मेरे लिए परिवार में आने जैसा होता है। और वो जो मैंने आज आपकी वीडियो देखा, फिल्म देखी, तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि फिल्म में जो बार बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं और हर बार एक परिवार के सदस्य के रूप में आने का जब भी अवसर मिला है, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ गई हैं। नरेंद्र मोदी की बात सही है। मुस्लिम बोहरा समुदाय से उनका रिश्ता बहुत पुराना है। बोहरा मुस्लिम समुदाय के लोग व्यापार के क्षेत्र में ज्यादा हैं। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत दुनिया के 40 मुल्कों में बोहरा समुदाय के लोग फैले हुए हैं। हमारे देश में बोहरा समुदाय की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा, करीब 12 लाख है। बोहरा समुदाय के साथ मोदी का खास रिश्ता रहा है। 2018 में मोदी इंदौर में बोहरा समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मोदी ने कहा था वो दुनिया में कहीं भी जाते हैं, बोहरा मुस्लिम समुदाय के लोग उनका स्वागत करने जरूर आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो समुदाय वक्त के साथ खुद को बदलता है, उसकी रेलेवेंस बनी रहती है, और वक्त के साथ कैसे बदलना है, ये दूसरे वर्गों के लोगों को दाऊदी बोहरा समुदाय से सीखना चाहिए। मैं देश ही नहीं, जैसा मैंने कहा, विदेश में भी कहीं जाता हूं तो मेरे बोहरा भाई बहन रात में अगर 2 बजे भी लैंड किया है तो 2-5 परिवार तो आए ही है एयरपोर्ट पे। मैं उनको कभी कहता हूं इतनी ठंड में आप क्यों कर सुनाते हैं? नहीं, बोले आप आए हैं तो बस हम आ गए। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, उनके दिलों में भारत की चिंता और भारत के लिए प्रेम हमेशा दिखाई देता था। आप सभी की ये भावनाएं, आपका ये प्यार मुझे बार बार आप तक खींच लाता है। कोई समुदाय, कोई समाज या संगठन, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया है। संख्या के लिहाज से देखें तो भारत में सिर्फ 10 से 12 लाख बोहरा मुस्लिम रहते हैं। इनमें से भी ज्यादातर बोहरा मुसलमान मुंबई और गुजरात में बसते हैं। अनुपात में भले ही बोहरा मुसलमानों की संख्या कम हो, लेकिन यह समुदाय बहुत एडवांस्ड है। शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार हो, हेल्थ केयर हो, एंटरप्राइज हो, ये दूसरे मुस्लिम समुदायों से काफी आगे हैं, प्रोग्रेसिव हैं। पिछले महीने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो खासकर 2 मुस्लिम कम्युनिटी से जरूर संपर्क करें, एक बोहरा समुदाय और दूसरा पसमानदा मुसलमान। मोदी का आज का कार्यक्रम उनके इसी प्लान का हिस्सा था, इसी दिशा में कदम था।
जिस समय प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में थे, उस वक्त कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिल्ली में मोदी पर हमले कर रहे थे। क्योंकि कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार अटैक किया था। कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर आज भी उसका गुस्सा दिखाई दिया। सुबह जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। वजह यह थी कि चेयरमैन ने मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पीच के कुछ हिस्से एक्सपंज कर दिए, कार्रवाई से निकाल दिए। खड़गे ने चेयरमैन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा उनके भाषण के कुछ हिस्से सदन के रिकॉर्ड से हटा दिए गए हैं, जो गलत है। खड़गे के इस बयान पर चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सफाई दी, नियमों का हवाला दिया, लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के नेताओं ने आज फिर गौतम अडानी का नाम लेकर नारे लगाए। जब इससे भी बात नहीं बनी तो कांग्रेस के सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। I raised certain points as per rules only, and why it is prejudiced towards me, I don't know. Sir, One minute, sir, you can expunge my word, you can expel, you can dismiss me from membership. But I want to tell my feeling. I want to tell my feeling. And when sorry. Take your seat. Take your seat, sir. Take your seat, sir. Please. सदन से वॉकआउट करने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के ऑफिस में मीडिया से बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने परसों राज्यसभा में दिए गए अपने भाषण के वो हिस्से फिर से पढ़े जिन्हें सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। खड़गे ने कहा राज्यसभा में उनके भाषण के अंशों को एक्सपंज किया जा रहा है। लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच के अंश हटाए जा रहे हैं। यह लोकतंत्र के साथ मजाक है और पूरा देश इस मजाक को देख रहा है। हम बहुत से मुद्दे पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश किए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर न देते हुए सिर्फ अपना चुनावी भाषण के जैसा छाती ठोक ठोक कर उन्होंने अपना भाषण दिया। हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते थे, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पूछना यह कोई गुनाह है? ऐसे शब्द भी उसमें से निकाले गए। मैंने कहा था आपकी चुप्पी साधने की वजह से और मौनी बाबा बनने की वजह से ये परिस्थिति आई है। ये मोदी साहब भी वहां थे, और ये मौनी बाबा का शब्द उन्होंने अनेक बार नरसिंह राव जी के खिलाफ और मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोले। वो अनपार्लियामेंट्री नहीं था, वो निकाले नहीं उस वक्त, ये इसको निकाले। जो भी मेंबर्स ईडी और इनकम टैक्स घोटाले में लिप्त थे, मैंने कहा कि वो वॉशिंग मशीन की बात, उन्होंने वो भी निकाल दिया। मेरे बातों को चेयरमैन साहब ने एक्सप्लेन किया। वहाँ लोकसभा में वहाँ पर स्पीकर साहब राहुल गांधी जी के बातों को एक्सप्लेन। अब इसके ऊपर ही आप सोचिए डेमोक्रेसी के नाम पे क्या चल रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह कल राज्यसभा में नारेबाजी की, आज लोकसभा में भी वैसा ही किया। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर टोका टोकी की। इसे लेकर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस डेटॉल से बार बार मुंह धोए तो भी उसे करप्शन के मुद्दे पर बोलने का हक नहीं मिल सकता। कांग्रेस के कल्चर यही है, आरोप लगाएंगे मगर जवाब देंगे तो हम चिल्लाएंगे, वॉकआउट करेंगे, इधर नहीं रहेंगे। ये उनके तरीका देख लीजिए जी। अभी भी देख लीजिए सच्चाई सामने आने पर चिल्लाना। सर दूसरा एक और विषय, अरे करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया कांग्रेस वाले।
करप्शन के ऊपर आप बात कर रहे हो। असल में करप्शन के मामलों में कांग्रेस का इतिहास रहता है। इतने ज्यादा इल्जाम लगे हैं कि इस बारे में जब वो बात करते हैं तो बीजेपी के लोगों को इल्जाम लगाने का, सवाल उठाने का, करारा जवाब देने का मौका मिलता है। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे की नाराजगी की बात है, पुराने नेता हैं, 1972 से लेकर अब तक विधायक के तौर पर या फिर सांसद के तौर पर लगातार संसदीय प्रणाली का हिस्सा रहे हैं। 50 साल का लंबा अनुभव है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या संसदीय है और क्या नहीं है। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि चेयरमैन हो या स्पीकर, अपनी मर्जी से वो फैसले नहीं कर सकते। रूल बुक के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। अगर खड़गे को उनके किसी फैसले पर आपत्ति है तो वो चेयरमैन से शिकायत कर सकते हैं, अपनी आपत्ति जता सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने अपनी बात कही। यह भी उनका अधिकार है। अब मैं आपको एक ऐसे बाबा के बारे में, धर्म गुरु के बारे में बताना चाहता हूं जिनकी आजकल बहुत चर्चा है। उम्र सिर्फ 26 साल है, लेकिन इनके चाहने वाले करोड़ों में हैं। सोशल मीडिया पर इनके 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। और लोगों ने मुझे बताया कि सड़क पर जब निकलते हैं तो इतनी भीड़ हो जाती कि रास्ते बंद करने पड़ते हैं। मुझे यह भी बताया गया कि इनका प्रवचन सुनने के लिए इनके बागेश्वर धाम में लाखों लोग आते हैं। और पिछले दिनों में जहां भी गया, किसी पब्लिक फंक्शन में, किसी शादी में, तो लोगों ने कहा कि आपकी अदालत में बागेश्वर वाले गुरुजी को आप क्यों नहीं बुलाते। और जब मैंने जानकारी पता की लगाई, रिसर्च किया, तो लगा कि वाकई में इनके बारे में जो कहा जा रहा है वो सच है। फॉलोइंग काफी है और इनसे सवाल तो पूछे जाने चाहिए। तो इनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के प्रमुख। आपकी अदालत में इन पर जो इल्जाम लगाए, उनकी सफाई में उन्होंने क्या क्या कहा, यह डिटेल में तो आप कल शाम को देख सकेंगे, लेकिन इसकी एक झलक आपको दिखा देता हूं जब इन्होंने सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बड़ी बड़ी बातें की। जिस सनातन धर्म की आप बात करते हैं, वो वसुदेव सबसे पहले तो संयम, धैर्य, भाषा पर नियंत्रण, ये सब। लेकिन कब तक धैर्य, कब तक संयम? राम की यात्रा पर कब तक पत्थर सहेंगे? पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा जाता है, कब तक सहेंगे? रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, कब तक सहेंगे? संतों को पाखंडी इस देश में बताया जाता है, कब तक धैर्य और संयम रखें? एक दिन भगवान का भी धैर्य खो गया था और उन्होंने भी बाण मार करके समुद्र को सुखा दिया था और रावण का दमन कर दिया था। हम कब तक धैर्य? ये भोले भाले लोग, ये भोले भाले सनातनी कब तक ये धैर्य सहेंगे? और एक बात हम आपकी अदालत में बोल देते हैं, सनातन के लिए अगर हमारे प्राण जाते हो और अगर लोगों की दृष्टि में हम असंयमित हैं तो ये हमें बने रहने दीजिए। आपकी अदालत में मैंने उनसे कहा कि न तो हिंदू राष्ट्र की बात संविधान के अनुरूप है और न ही सनातन धर्म हिंसा की बात करता है। शास्त्री जी ने मेरी बात मानी, लेकिन घूम फिर कर फिर अपनी बात पर आ गए। उन्होंने बुलडोजर की बात की। तो ये डिटेल में तो आप कल रात 10 बजे देख पाएंगे, लेकिन बागेश्वर बाबा के बुलडोजर की एक झलक आपको दिखा देता हूं। आप कहते हैं कि मैं अब बुलडोजर खरीदने वाला हूं, हिंदुओं एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलाओ। ये भी हमारा अहिंसात्मक बयान है, पूर्ण अहिंसात्मक। बुलडोजर कब से अहिंसात्मक हो गया? वाह, ये कुआं खोदने के भी तो काम आता है। तो हमने कहा कि अगर राम की यात्रा पर कोई पत्थर फेंकेगा तो बचाने के लिए भाई बुलडोजर खरीदो, और अगर किसी को अपनी शरीर की दिक्कत है या किसी को अपने पंथ को दिक्कत है वो क्रेन खरीद ले, हमें क्या दिक्कत है? हम कोई रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना रुपया नहीं आया कि हम बुलडोजर लें, और अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम रख लेंगे। देखिए, ये डायलॉग मारना अच्छा है, डायलॉग नहीं, लोगों को मजा भी आता है। गुरु की परंपरा के अनुसार हम सिर्फ एक बात बताते हैं। हाँ, लोगों को डायलॉग लगता है। कैसे गुरु हैं जिनकी परंपरा में कभी भाला, कभी बुलडोजर, और फिर कहते हैं मैं अहिंसा की बात करता हूं। ये हमारी ऋषि परंपरा है, ये भगवान राम की परंपरा है। अच्छा, भगवान राम के टाइम पर बुलडोजर आते थे। भगवान राम धनुष बाण लिए थे। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए। शास्त्री जी बोलने में बहुत तेज हैं, बड़े जबरदस्त डायलॉग सुनाते हैं,
लोगों को मजा भी आता है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव हैं। मैंने यूट्यूब पर ऐसे वीडियो देखे जिनमें यह दिखाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम में गए। पता किया, बात सरासर झूठ है। नरेंद्र मोदी कभी वहां नहीं गए। मैंने इस बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सफाई मांगी। पूरा जवाब तो आप कल रात 10 बजे देख पाएंगे, लेकिन इस जवाब का थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूं। यूट्यूब पर मैं देख रहा था, एक वीडियो है आपका, और उस वीडियो को देखने से यह इंप्रेशन आता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके दरबार में आए। मेरी जानकारी है कि 3 वीडियोज हैं, उनमें से एक बागेश्वर धाम का है। बागेश्वर धाम के ऑफिशियल चैनल से कभी हो ही नहीं सकता है, न ऐसी भूल हो सकती है। शास्त्री जी, प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की वीडियो बागेश्वर धाम के नाम से जाएं, तो आपको नहीं लगता कि ये भोले भाले लोगों के लिए मिसलीडिंग है? लोग ऐसी बातों पर भरोसा कर लेंगे। धाम से तो हुआ नहीं, कोई कर रहा हो तो खबर नहीं है, पर कर रहा जो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अगर आपके नाम पे भी कोई कर रहा है तो भी आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। आपको कुछ कार्रवाई की है? हाँ, अनेक बार नोटिस भी भिजवाया है, अनेक बार कितने चैनलों को बंद करवाया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आपकी अदालत में वादा किया कि वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वायरल इस वीडियो के बारे में शिकायत करेंगे और बयान भी जारी करेंगे कि यह वीडियो फर्जी है। आज मैंने बागेश्वर धाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा कि शास्त्री जी ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को लेकर जो वीडियो फैलाया जा रहा है वो सरासर झूठ है, फर्जी है। वर्तमान में एक शिकायत बार बार हमारे पास आ रही है, हमें टीम ने बताया, लोगों ने बताया, भारत के माननीय प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर एडिटिंग करके कुछ शरारती लोग बागेश्वर धाम पर पहुंचे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रकार की हेडिंग बनाकर डाल रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि यह वीडियो पूर्णतया गलत है, यह सत्य नहीं है। जो आता है उसकी जानकारी ऑफिशियल चैनल पर दे दी जाती है। तो प्रधानमंत्री के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति गरिमा दिखाते हुए ऐसे लोग तुरंत उस वीडियो को डिलीट करें और आगे ऐसा कोई भी वीडियो जिसमें तथ्य ना हो वो ना डालें। उसमें फोटो लगा देते कि आज ये पहुंचे बागेश्वर धाम, आज ये पहुंचे, ये ऑफिशियल चैनल से नहीं है, अदर लोगों के द्वारा है। इसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो हमें लोगों ने बताया, तो तुरंत तैयार हैं। और अब सावधान हो जाइए, जितने भी लोग हैं सबकी लिस्ट बनेगी और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। तो बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आपकी अदालत में जो वादा मुझसे किया था वो आज उन्होंने पूरा कर दिया। क्या वादा किया था, क्या क्या कहा था, ये आप कल देख पाएंगे। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इसके अलावा बहुत सारे इल्जाम लगे और आपकी अदालत में बाबा ने हर इल्जाम पर सफाई दी, खुलकर बोले। यह मुकदमा देखकर आपको लगेगा कि बोलने में काफी तेज हैं, इन्हें भाषा और शब्दों का कमाल दिखाना आता है, लेकिन कई बार इनकी जबान फिसलती है। अच्छी बात है कि जब जब जबान फिसली, जब जब मैंने उसका जिक्र किया तो उन्होंने माना। कैसे माना यह आप देख सकेंगे कल रात आपकी अदालत में। प्लीज वेलकम बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 26 साल की उम्र में इतनी चर्चा, इतनी पब्लिसिटी, ऐसा क्या है आप में? बागेश्वर बालाजी की कृपा। जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। देश में तो बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं, उन्होंने अपने लिए मांगा और हमने पूरी विश्व के लिए मांगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले, आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे अफसरों की गलती के कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जबरदस्त एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। आज असेंबली में उन्हें बार बार माफी मांगनी पड़ी। असल में अशोक गहलोत आज असेंबली में चुनाव से पहले अपने टेन्योर का आखिरी बजट पेश कर रहे थे। वो वित्त मंत्री भी हैं। गहलोत पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनकी बजट स्पीच 3 घंटे 20 मिनट की थी। गहलोत ने पूरे राजस्थान में अपनी बजट स्पीच को सुनाने के इंतजाम किए थे। घोषणाएं बड़ी बड़ी होनी थी। गहलोत ने बजट की स्पीच पढ़नी शुरू की। शुरुआत ठीक ठाक हो गई, लेकिन उसके बाद विधायक एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि
गहलोत जो बजट स्पीच पढ़ रहे थे वो पिछले साल की थी। अशोक गहलोत इस साल का बजट पढ़ने के बजाय पिछले साल के बजट के पन्ने एक के बाद एक पढ़ते रहे। 8 मिनट तक वो पिछले साल के बजट से अंश पढ़ते रहे। गहलोत को कुछ एहसास हुआ, लगा कुछ गड़बड़ है। वो कई बार अटके लेकिन समझ नहीं पाए। तभी उनके पीछे बैठे मिनिस्टर महेश जोशी ने अशोक गहलोत के कान में कहा, वो जो पढ़ रहे हैं वो पिछले साल का बजट भाषण है। तब गहलोत को गलती का अंदाजा हुआ। उन्होंने तुरंत माफी मांगी लेकिन बात नहीं बनी, हंगामा शुरू हो गया। अशोक गहलोत ने कहा कि यह ह्यूमन एरर है। अफसर 7 दिन से दिन रात काम कर रहे हैं, इसलिए गलती से बजट भाषण में एक पन्ना पुराने बजट का लग गया। कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए सहायता देने की दृष्टि से आगामी वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आगामी वर्ष स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि के ब्रिज कोर्स से चलाया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 75 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1 करोड़ 18 लाख घरों अध्यक्ष महोदय, अनफॉर्चुनेटली शीट पढ़ रहा था, उसमें 2 पैरा 3 पैरा जो हम ऑलरेडी घोषणा कर चुके थे ह्यूमन एरर थे। क्योंकि मैंने कहा, आपको रिक्वेस्ट की, आप भी जानते 7-7 दिन तक लोग रात दिन काम करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस बजट सब मिलके तुम बनाते हैं बजट को, आप तो जानते हैं। अब उसके अंदर मान लो 1 पैरा एक्स्ट्रा लग गया उसमें, वो मैंने पढ़ा तो मैंने भी कंफ्यूज हो रहा था। आप मुझे नोट कर रहे थे कि मैं बार बार आगे पीछे पेश कर रहा था। इतने मुझे हमारे चीफ विप ने कहा कि साहब ये गलत पॉइंट आ गए। तो मैंने कहा ये आगे कंफ्यूजन नहीं रहे, जो कॉपी आप सबको बांटी गई वो कॉपी ये है, उसको हमने हटा दिया। वो कंफ्यूजन हुआ, उस वक्त भी मैंने सॉरी फील किया था। आपने शायद आपको उसको सुना नहीं होगा। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। ये गलती हुई थी, निकलना चाहिए। अशोक गहलोत ने माफी मांगी तो बीजेपी ने इसे इशू बना दिया। सदन में हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, बजट भाषण कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, इसकी जानकारी सिर्फ मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अफसरों को होती है। फिर मुख्यमंत्री के बजट की भाषण की कॉपी में पुराने पन्ने कहां से आ गए? मुख्यमंत्री गलत बजट पढ़ रहे हों, इस बात की जानकारी कांग्रेस के दूसरे सदस्यों को कैसे हो गई? कटारिया ने मांग की, अब दूसरा बजट बनाकर नई तारीख पर पेश किया जाए। सम्मान बनाए रखने के लिए अच्छा होगा इसको स्थगित करिए, दोबारा इनको फिर से अवसर दीजिए कि दोबारा आकर के फिर पढ़े जो कुछ भी पढ़ना चाहें। इनका बजट केवल और केवल इनकी अटैची में पैक रहता है, लॉक एंड की रहता है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। वो ये पढ़ रहे हैं, लाइनें सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, इसका उनको पता कैसे लगा? ये पता उनको कैसे लगा, ये जानना चाह रहा है राजस्थान। ये बजट लीक नहीं है तो और क्या है? और ऐसे लीक बजट को आप इस सदन में इस समय नहीं रख सकते हो। दोबारा बना करके तारीख तय करके आइए और बजट रखिए, हमें कोई एतराज नहीं। अशोक गहलोत विपक्ष को समझाने की कोशिश करते रहे। गहलोत ने कहा कि बजट स्पीच में गलती तो उस वक्त भी हुई थी जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। मानवीय भूल से ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसलिए कांग्रेस ने तो मुद्दा नहीं बनाया था। गहलोत की इस बात पर वसुंधरा राजे नाराज हो गई। उन्होंने कहा, गहलोत बिना तैयारी के आए, उन्होंने बजट स्पीच को चेक भी नहीं किया और दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। वसुंधरा ने कहा कि पिछले साल की बजट स्पीच के पन्ने चीफ मिनिस्टर के भाषण में होना भूल नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा है।
मैं आपसे ये जो बजट कॉपी हमको मिलेगी उसमें अगर ये शब्द नहीं हुए जो आपने यहाँ पढ़ा है, अगर ये शब्द हमारी कॉपी में मिल जाएंगे समझ में आ जाएगा। अगर हमारे को जो कॉपी दी है आपने बजट की, जो अभी आपके भाषण के बाद मिलेगी, उसमें अगर ये है तब तो समझ में है कि आपने वही पढ़ा है, और अगर नहीं था तो फिर आपने ये कहाँ से पढ़ा। ठीक है ह्यूमन एरर से ठीक है एक पेज लग गया था, उसी वक्त मैंने सॉरी फील किया जब मैं रोका। और ये कटारिया साहब ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी तब भी जब है क्या सीनियर आदमी अपन कुछ आंकड़े गलत आ गए थे तो वसुंधरा जी ने अपन क्या मैं जान नहीं रहा हूँ, नहीं उस वक्त में भी नहीं, करेक्शन होता है। आपने करेक्शन कराया था, ये करेक्शन आपने करवाया था, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपने किया है दैट इज शेयर केयरलेसनेस। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। अगर इस तरीके से होगा तो आई फील सॉरी कि राजस्थान का क्या होगा। इसलिए आप इन चीजों को यहां मत राजस्थान की असेंबली में जो गड़बड़ हुई उस पर लोकसभा में भी कांग्रेस को एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा। निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब दे रही थी, उसी वक्त कांग्रेस के लोगों ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने तो लोगों को तमाम तरह की राहत दी है। इस पर निर्मला सीतारमण तुरंत कहा, राजस्थान की तो बात ही मत करिए, वहां तो चीफ मिनिस्टर ने आज पिछले साल का भाषण ही पढ़ डाला। राजस्थान नहीं, राजस्थान में गड़बड़ है भैया। पिछले साल के बजट इस साल पढ़ रहे हैं सर। उनको तो ये भी पता नहीं है अम्मा सर, गॉड किसी को भी साल का बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का बजट पढ़ रहे हैं ये भी सर। मैं ये भी बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का है कि इस साल का है सर। मैं ये भी कंसीड करने के लिए तैयार हूं, गलती हो सकता है किसी का भी, भगवान की कृपा रहे, कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछले बजट इस साल पढ़ रहे हैं। आई प्रे टू गॉड ऑनेस्टली गलती किसी का भी हो सकता है। आई प्रे टू गॉड नोबडी शुड बी एबल टू बी इन दैट पोजीशन, बट टुडे इट हैपेंड सो आई हैव टू मेंशन इट, सो नथिंग रॉन्ग सर। गलती अफसरों ने की, एम्बेरसिंग मुख्यमंत्री को झेलना पड़ा, अशोक गहलोत को झेलना पड़ा। हालांकि यह बड़ी बात है कि उन्होंने इस गलती के लिए तुरंत माफी मांगी और बार बार माफी मांगी, लेकिन इस गलती से, इस माफी से उनका बड़ा राजनीतिक नुकसान हो गया। एक तो चुनाव से पहले का आखिरी बजट है, तो गहलोत ने सिलेंडर में 500 रुपए देने, लड़कियों को स्कूटी देने, स्टूडेंट्स को बस में मुफ्त सफर करने, आम लोगों को 100 यूनिट मुफ्त में बिजली देने, किसानों को 2000 यूनिट मुफ्त बिजली देने और दुर्घटना बीमा 25 लाख रुपए करने जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की। यह आम आदमी के लिए बड़ी राहत की बात है, लेकिन इनका जिक्र होने के बजाय चर्चा हुई गड़बड़ी की, चर्चा हुई पिछले बजट के पन्ने पढ़ने की, और अब बीजेपी से चुनाव में मुद्दा बनाएगी और अफसरों की गलती का जवाब अशोक गहलोत को देना पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दूं, इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं वो कट्टर सनातनी है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धीरेन्द्र के शास्त्री सनातन का अपमान करने वालों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर के एक्शन की बात भी करते हैं। इस बाबा के फॉलोअर लाखों में हैं, लेकिन उनके बयानों की वजह से विरोधियों की संख्या भी कम नहीं है। और मैं उनसे यही पूछा कि वो बाबा होकर, धर्मगुरु होकर इस तरह की भाषा क्यों बोलते हैं। इस पर बाबा का पूरा जवाब आप सुन पाएंगे कल रात 10 बजे। ये कैसे गुरु हैं जिनकी परंपरा में कभी भाला, कभी बुलडोजर। आपने एक सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली। आपने एक पत्रकार को कहा कि तुझे नंगा कर दूंगा, तू मुझे मिल जा, मैं तुझे मसल दूंगा। ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती। जिन साईं बाबा को करोड़ों लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में लाखों लोग जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा, ये लाइसेंस आपको किसने दे दिया? बागेश्वर धाम आने से लोगों का इलाज हो जाता है, फिर आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है?
मैं तो सोच रहा था कि आपको पहले से पता होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले, आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। टर्की और सीरिया में आए भयंकर भूकंप से मरने वालों की संख्या 23,000 को पार कर गई है। इस भयानक जलजले से टर्की में लगभग 20,000 लोग मारे गए। सीरिया में मरने वालों की तादाद भी 3,500 के करीब पहुंच गई है। भूकंप में जख्मी हुए लोगों की संख्या में 1 लाख की फिगर आई है। जैसे जैसे मलबा हट रहा है, भूकंप से तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। भूकंप आए हुए 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मलबे में दबे लोगों के जिंदा बचने की उम्मीद करीब करीब खत्म होती जा रही है, लेकिन कुदरत के कहर के बीच करिश्मे भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा एक चमत्कार टर्की के नूरदाही शहर में देखने को मिला। यहां इंडियन रेस्क्यू टीम ने 6 साल की एक बच्ची को करीब 80 घंटे बाद मलबे से बाहर निकाला। भूकंप में बच्ची का पूरा परिवार खत्म हो गया था, लेकिन भयानक तबाही के बीच 6 साल की बच्ची जिंदा बच गई। जिस तक भूकंप आया उस समय बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ सोई हुई थी। भूकंप के बाद आए झटकों से जब इमारत का मलबा गिरने लगा तो इस बच्ची की मां ने अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया। सर्च एंड रेस्क्यू के लिए टर्की गई एनडीआरएफ की टीम सुरंग बनाकर मलबे के भीतर पहुंची, जहां यह बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। इसका इलाज इंडियन रेस्क्यू टीम के हॉस्पिटल में हो रहा है और अब उसकी हालत बेहतर बताई जाती है। इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त के तहत एनडीआरएफ की जो टीम टर्की भेजी है उसमें 2 स्निफर डॉग भी भेजे गए हैं। इनके नाम है रोमियो और जूलियट। 6 साल की इस बच्ची को बचाने में रोमियो और जूलियट ने मलबे में दबी इस बच्ची का पता लगाने में बड़ी भूमिका अदा की, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके इस बच्ची को मलबे से निकाला। एनडीआरएफ की जिस टीम ने नूरदाही में इस बच्ची को बचाया उसमें एनडीआरएफ के गुरविंदर सिंह लीड करने वाले हैं। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने गुरविंदर से बात की। उन्होंने बताया कि करीब 2 दिन तक मेहनत करने के बाद उन्हें कल इसका इनाम मिला। बच्ची को बचाने वाले जवानों ने कहा, जब इस बच्ची को बचाया तो ऐसे लगा अपनी बेटी की जिंदगी बचा ली हो। मेरी खुद की 6 साल की 3 साल की एक बच्ची अंशिका है जिसका नाम है। मुझे ये लग रहा था कि ये मेरी गुड़िया थी जो फंसी हुई थी और उसको मैंने अपने ऐसे मुश्किल हालात से बाहर करके निकाला और वो जो एहसास था वो बहुत ही सुखद और सुकून देने वाला था। इतने समय की 3 दिन की थकान और जो वो थी वो एक पल में चूर चूर हो गई। हम एकदम जोश से और उसके जुनून के साथ में दोबारा काम कर पाए। ऑपरेशन दोस्त ने एक दुश्मन मुल्क को भारत का दोस्त बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए टर्की को जो मदद भेजी वो दुनिया में सबसे पहले भेजी, सबसे ज्यादा भेजी। अब टर्की के लोग भारतीय फौज की रेस्क्यू टीम को देखते हैं तो जवानों को गले लगा लेते हैं, उन्हें धन्यवाद कहते हैं और एनडीआरएफ और हमारी फौज के लोग जान पर खेलकर टर्की के लोगों की मदद कर रहे हैं, मलबे में दबे लोगों को बचा रहे हैं। एक बच्ची को कैसे बचाया ये सुनकर पूरे देश को अपने जवानों पर गर्व होता है। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी कल रात 10 बजे आपकी अदालत में, जहां इस बार मेरे मेहमान हैं बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। शास्त्री जी कहते हैं वो अपने धाम में आने वाले लोगों से कोई फीस चार्ज नहीं करते, किसी तरह का शुल्क नहीं लेते, लोगों का इलाज भी मुफ्त में होता है। लेकिन मुझे उनका एक ऐसा बयान मिल गया जिसमें उन्होंने लोगों से सब कुछ मांग लिया। इस तरह के बहुत सारे इल्जाम उन पर लगे, बहुत सारे सवाल उनसे पूछे गए। आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। हम लेते हैं, कोई अगर देता है तो स्वीकार करते गुरु के नाते। हम उस परंपरा से हैं जहां अंगूठा तक दान गुरु को दे दिया जाता है, हम भी लेते हैं। तो आपने क्या क्या लीलाएं की हैं? कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें हम फंसे, लेकिन आपकी अदालत में आए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले, आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।